जय हिंद दोस्तों। मेरी वैसे परवरिश और पैदाइश तो मुंबई में ही हुई है। मैंने यहीं पर अपनी पढ़ाई भी की हुई है, मगर मेरा पैतृक गांव, जहाँ से मेरे पूर्वज मुंबई आए थे, मेरे पिताजी मेरे माताजी मुंबई आई थी, वो जो गांव है वो गांव का नाम है चुरिया, जो देवरिया ज़िले में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के अंतिम छोर पर स्थित है। आपको ये कह दूं कि हमारे ज़िले देवरिया में जो हमारा गांव है चुरिया, ये उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की आखिरी सीमा है। हमारे गांव के बाद गंडक नदी अगर आप पार करते हैं तो आप सीवान जिला यानी बिहार में चले जाते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे हमारा गांव स्थित है। काफ़ी खूबसूरत है। इसके इतिहास के बारे में मैं बता दूं कि तकरीबन 250 साल पहले, क्योंकि इतिहास में तकरीबन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे गांव का कोई लिखित इतिहास नहीं है। जो भी है हम मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से बताते चले आए हैं। हाँ, कहीं कहीं हमारा इतिहास मिलता है विसैन वाटिका में या कुछ और भी किताबें हैं, मगर संपूर्ण इतिहास मिलता है सिर्फ मौखिक, एक दूसरे से जानकारी साझा करते हुए। पीढ़ी दर पीढ़ी जानकारी साझा हुई है। हमारे गांव के मूल जो लोग थे वो बलिया जो है, बलिया ज़िले से हड़सर एक गांव है, वहाँ से आए थे। बेसिकली तकरीबन 250 साल पहले ये हुआ था कि दो समूह बलिया ज़िले के हड़सर गांव से निकले थे। हड़सर गांव से जो एक समूह निकला वो हमारे गांव के उत्तर पट्टी में आके बस गया, हमारे गांव के उत्तरी भाग में आके बस गया। और जो दूसरा समूह था वो सीवान जिला के बलहू गांव में चला गया, वहाँ कुछ दिन रहा। बाद में जब उनको पता चला कि यहाँ हमारे गांव की ज़मीन और जीवन यापन वातावरण ज़्यादा बेहतरीन है, तो वे भी इस तरफ आ गए। उत्तर पट्टी में जो लोग बसे वो हड़सर गांव से आए, और हड़सर गांव से जो बलहू जाके फिर हमारे गांव में आए, वो हमारे गांव के पूरब में गढ़ पर सबसे पहले वहाँ बसे। एक तरह से कह सकते हैं कि ये दो भाइयों का ही समूह था। एक उत्तर पट्टी में आके बसा, कुछ दिनों के बाद गढ़ पर दूसरा समूह आके बसा। आपको एक थोड़ी सी रोचक जानकारी दे दूं कि हमारे गांव में एक पोखर है जिसको आमतौर पे पोखरा कहा जाता है। पोखरा के पास तपसी नाम का एक गणेरिया रखा गया था, गणेरिया को बसाया गया था। वो इसलिए बसाया गया था कि वो सरयू नदी से दक्षिण, हमारे गांव के दक्षिण में सरयू नदी बहती है। सरयू नदी तो आपको पता ही होगा, अयोध्या से जो बह के आती है, बहती हुई आती है। भगवान राजा राम से इस नदी का संबंध है, तो वो सरयू नदी हमारे गांव के दक्षिण में बहती है। तो जो तपसी गणेरिया रखा गया था सुरक्षा के लिए, उसका मकसद यही था कि वो गांव के लोगों के लिए, उत्तर पट्टी के लिए, वो एक तरह से जासूसी करता था। सरयू नदी से कोई अगर बह के आ रहा हो, नदी पार करके आ रहा हो, या फिर किसी गलत मकसद से आ रहा हो, तो उत्तर पट्टी के लोगों को वो चिल्ला के, शोर मचा के सावधान कर देता था। उन तक मैसेज किसी न किसी स्थिति में वो दे देता। फिर उत्तर पट्टी के लोग इकट्ठा होके उस बाहरी व्यक्ति को मार के भगा देते थे। तब तक पूरब पट्टी हमारा बसा नहीं था, गढ़ पर तब तक कोई आया नहीं था। फिर जब धीरे धीरे लोगों को पता चला, बलहू से लोग हमारे चुरिया में, हमारे गांव चुरिया में गढ़ पर रहने आ गए। सबसे पहला बसेरा वो वहाँ बना। इस गांव के बारे में मैं कहूँ कि अधिकतर जनसंख्या जो है वो राजपूतों की है। राजपूतों में भी विशेन राजपूत यहाँ पर ज़्यादा बसे हैं।
आप अगर हमारे गांव से पश्चिम में जाते हैं तो टोला एक बसा है, वो हमारे चुरिया गांव का ही भाग है। वहाँ पर यादव बस्तियाँ हैं, यदुवंशी लोग वहाँ बसे हुए हैं। हमारे गांव से कुछ दूरी पर पूरब की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर मछुआरों की एक छोटी सी बस्ती है जिसे मायापुर कहते हैं। उससे ठीक बगल में मानिकपुर भी है जो हमारे गांव के संभाग में ही आता है। यह है हमारे गांव के ग्राम देवता डीह बाबा। यहाँ आसपास के 84 गांवों के जो डीह बाबा हैं उन सब के भी ये प्रधान हैं, उन सब के ये लीडर हैं। हमारे गांव चुरिया के रक्षक हैं। हमारे गांव चुरिया के ग्राम देवता हैं। उत्तर से आने वाली सभी अशुभ बाधाओं को ये दूर करते हैं। हमारे गांव की उत्तर दिशा में इनका पवित्र स्थान है। ये इनका परिसर है, यहाँ लोग बैठते हैं आकर। यहाँ पूजा करते हैं। गांव में हर परिवार में जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले यहीं पर पूजा की जाती है, इन्हीं की पूजा की जाती है। हमारे ग्राम देवता डीह बाबा का ये पवित्र स्थान है। यहाँ लोग मन्नत मांगते हैं, लंगूर चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं। डीह बाबा, ये ब्रह्म बाबा का स्थान है। आपको जब डीह बाबा मैं बता रहा था वही यह स्थान है, ये ब्रह्म बाबा का। बहुत साल पहले ब्राह्मण व्यक्ति ने अपनी साधना के बल पे ब्रह्म देवता का बन गए थे। ये वही ब्रह्म बाबा का स्थान है। यह मेरे गांव का सरकारी स्कूल है जो उत्तर पट्टी में स्थित है। ये पहला सरकारी स्कूल है हमारे गांव का। मैंने भी इस स्कूल में कक्षा 4 में पढ़ाई की थी 8 महीना। उस वक्त इस क्षेत्र में एक पेड़ हुआ करता था जिसके नीचे हम लोग पढ़ा करते थे। अपने घर से बोरी लाते थे, स्लेट लाते थे और यहीं हमारी क्लास लगती थी। तब ये इतना बड़ा नहीं था, तब सिर्फ ये एक कमरा हुआ करता था जो आप देख रहे होंगे बीच में, ये वाला जो खंडहर हो रहा है। हम इसमें पढ़ा करते थे। कुछ बच्चे सरप्लस थे। जो अधिक बच्चे थे उनको यहाँ ज़मीन पर बोरी रख कर और एक स्लेट दे दिया जाता था। वो उसके साथ हम पढ़ाई करते थे। हम कलम तो नहीं खरीद पाते थे, पेन तब नहीं चलता था जैसा आज के बच्चे लिखते हैं। तब हम नरकट से अपनी कलम बनाया करते थे। ये हमारा स्कूल है। देखिए आज खंडहर हो चुका है। हम इसी में पढ़ाई किए हैं। इसके बाद ये बना है, काफ़ी विशाल, बड़ा और बृहद। मैं आपको हर ओर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मुख्य गेट है स्कूल का। यह हमारे गांव के उत्तर में स्थित श्री हनुमान मंदिर और शिव मंदिर हैं, शंकर भगवान के मंदिर। ये हमारे गांव चुरिया के उत्तर पट्टी में स्थित है। ठीक इसके सामने ये
कभी बालिका विद्यालय हुआ करता था। ये जो खंडहर आपको दिखाई दे रहा है ये उत्तर पट्टी में ही है। ये बालिका विद्यालय हुआ करता था। कक्षा 8 तक यहाँ पढ़ाई होती थी, मगर धीरे धीरे यहाँ से स्थान परिवर्तन हुआ और इसको छोड़ दिया गया। आज यह जीर्ण शीर्ण अवस्था में खंडहर की स्थिति में विद्यमान है। यह स्थान है साहब जी की कुटी। यहाँ पर ज़्यादातर बांस के झुरमुट हैं, पेड़ लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे बांस के, एक छोटा सा आप समझ सकते हैं बांस का जंगल है ये भी हमारे गांव चुरिया के उत्तर में स्थित है। इसकी एक बात तो ये है कि ये थोड़ा सा क्षेत्र जो है वो रहस्यमयी है। यहाँ के विषय में लोग थोड़ा कम जानते हैं। थोड़ा सा ये रहस्य की जिज्ञासा पैदा करता है। ये गांव के मध्य में, उत्तर मध्य में है। लोग इसके बारे में रुचि ले लेके अजीब अजीब बातें करते हैं, कुछ रहस्यमयी बातें करते हैं, रहस्यमयी घटनाओं की, दुर्घटनाओं की बातें करते हैं। सत्यता तो अभी तक कोई भी प्रमाणित नहीं हुई है उन बातों की, मगर है बात तो करते हैं। खासकर छोटे बच्चों में इसके प्रति काफ़ी जिज्ञासा है। वे अपने निश्चल मन से कई नई नई कहानियाँ गढ़ते हैं। ये है कि ये थोड़ा सा सुनसान रहता है। यहाँ लोग कम आते जाते हैं। ज़्यादातर कभी बकरी चराने वाले ही इस तरफ आते हैं, अन्यथा लोग इस तरफ आना उचित नहीं समझते हैं। 1793 के आसपास हमारा गांव अवध शासन के अधीन था। दोस्तों, मैं अब आपको अपने बारे में बता रहा हूँ। मेरा नाम धीरज फूलमती सिंह है। बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। 1793 के आसपास अवध शासन में होने की वजह से यहाँ पर अवध का बोलबाला था। इसके बाद हमारा गांव अपने मूल शासन मझौली राज्य के अधीन आ गया। मझौली राज्य जो है वो विशेन राजपूतों का गढ़ है, वहाँ के मूल है। जो विशेन राजपूत हैं, दुनिया भर में अगर विशेन राजपूत अगर कहीं से प्रसारित हुए हैं, कहीं फैले हैं, तो वो मझौली राज से ही फैले हुए हैं। मझौली राज के बारे में आपको बता दूं कि मझौली राज जो है वो भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या और माता जानकी की जन्मभूमि जनकपुरी के ठीक मध्य में स्थित है। भगवान राम जब अपनी बारात लेकर लौट रहे थे तो इसी स्थान पर कुछ वक्त के लिए विश्राम कर रहे थे। उनके साथ उनकी पूरी बाराती टोली सब वहाँ विश्राम कर रही थी, और ये रास्ते के मध्य में होने की वजह से इसका नाम मझौली पड़ा। मझौली शासन विशेन राजपूतों का मूल शासन है, मूल है, या कह सकते हैं पैतृक है। हाँ, तो मैं अब चुरिया के बारे में बात कर रहा हूँ कि जब दूसरा समूह जो आया था वो चुरिया के गढ़ पर बसेना किया, मतलब वहाँ रहने लगा। तो उत्तर पट्टी में हमारे गांव के जो पहले लोग आ चुके थे, उनमें और इनमें जो गढ़ पर आके बसे थे, इन दोनों में मनमुटाव होने लगा। गाली गलौज होती थी, आपसी कलह होती थी,
झगड़े होते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सत्ता या फिर अधिकार का बल ज़्यादा प्रयोग होता था। अब झगड़े होने की वजह से एक समस्या यह है कि एक बार समझौते वाली बात आई, तो पूरब पट्टी पे जो गढ़ पे लोग रहते थे उन्होंने उत्तर पट्टी गए, वहाँ पर समझौता हुआ, बातें हुई। अब उसी में ना समझ में आने वजह से, समझौता ना होने की वजह से झगड़े हो गए और वहाँ पर रतन सिंह नाम के हमारे पूर्वज को मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। और उनकी हत्या करने के बाद उत्तर पट्टी में उसी एक कुएं में उनकी लाश को फेंक दिया गया। तब से ये रिवाज चला आ रहा है। ये मैं आपको 200 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 200 साल पहले ये घटना घटी थी। तब से ये हमारे गांव में रिवाज चला आ रहा है कि पूरब पट्टी हो या दक्षिण पट्टी के जो राजपूत होते हैं वो उत्तर पट्टी के घर से बेटी योटी किसी का रिश्ता नहीं रखते हैं। यहाँ तक कि वो उत्तर पट्टी के किसी घर से पानी तक नहीं पीते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं अपने गांव में 25 साल पहले गया था तो मैं अपने एक दोस्त के घर पे पानी पी रहा था। बाद में अपने दादी को आके बताया कि मैं वहाँ पानी पिया। दादी मुझ पर गुस्सा करने लगी कि तुमको वहाँ नहीं पीना चाहिए था। ये तो मेरा निजी अनुभव है, मैं जानता हूँ। तो इस वजह से रतन सिंह के मारे जाने की वजह से, जिन्हें धोखे से मारा गया, उस वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग 200 साल से ये मनमुटाव चला आ रहा था, एक तरह से द्वेष चला आ रहा था। जबकि लोग आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, मगर पानी खाना कोई लेन देन नहीं होता था। उनकी शादियों में न जाते थे, उनके मेहमान नवाजी ना करते थे। मगर अब धीरे धीरे हमारे गांव का माहौल थोड़ा सुधरा है, लोग समझदार हुए हैं और अब वो भाईचारे का रिश्ता फिर से मुझे पनपता हुआ नजर आ रहा है। ये है हमारे गांव के काली माँ का चौरा। इनके साथ ही छठी मैया भी है। छठ का जो त्यौहार होता है वो मूलतः बिहार का है, जो आज पूरी दुनिया में श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है। यह हमारी काली माता का चौरा है, काली माई का चौरा। चौरा शब्द से तात्पर्य है चबूतरा। चौरा जो शब्द है वो भोजपुरी का शब्द है जिसका अर्थ होता है चबूतरा। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 7 पिंड हैं जो काली माता के प्रतीक हैं। ये काली माता का चबूतरा है। हमारे गांव में जब भी कोई बारात निकलती है तो सबसे पहले यहाँ पूजा की जाती है। यहाँ श्रद्धा से सर झुकाया जाता है, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। यह है मेरा बेटा अक्षांश, काली माता का पूजा कर रहा है। काली माई जो है, ऐसा मान्यता है कि पूरब से आने वाली सभी विघ्न बाधाओं को वो दूर कर देती हैं। हमारे गांव पर किसी भी प्रकार का विघ्न कायम नहीं रखता है। मेरा बेटा देखिए गिर गया। एक्चुअली क्या बारिश हुई है तो उस वजह से यहाँ पर काफ़ी कीचड़ जमा हुआ है। ठीक है, वो उड़ जाएगा अपने आप। काली माता के ऊपर हमारी काफ़ी श्रद्धा है। यहाँ देखेंगे तो हमारे गांव का जो तालाब है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा, भौरी कहते हैं इसको। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। जोर से बोलिए काली माता की जय। यह हमारे गांव का तालाब है जिसे भौरी कहते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इसकी लंबाई तकरीबन 1.5 किलोमीटर है। बचपन में मैं इस तालाब में मछलियाँ खूब पकड़ा हूँ। गरई, सिधरी, पटिया, सिंघी, सुअरा,
ऐसी बहुत सारी मछलियाँ तब मिला करती थी, अब तो शायद लुप्त हो गई हैं, बहुत कम दिखाई देती हैं। यह गांव का तालाब जो है वो अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे दिया गया है। सालाना इसमें मछलियाँ पाली जाती हैं, मारी जाती हैं। यह हमारे गांव की सबसे खूबसूरत क्षेत्र में से मुझे लगता है ये है। इस तालाब के साथ मेरी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। यहाँ जलकुंभी के वनस्पति पे हम इकट्ठा कर करके नाव बनाते थे और उसे इस तालाब में चलाते थे, बड़ा मज़ा आता था। ये तालाब जो है आपको भारत सरकार की सैटेलाइट इमेज में भी आसानी से नज़र आ जाएगा। रिमोट सेंसिंग के द्वारा इसे आसानी से देखा जा सकता है। और तब जब मैंने पहली बार इस तालाब को देखा था रिमोट सेंसिंग के द्वारा, मुझे एक गर्व सा महसूस हुआ था कि कहीं तो हमारा गांव का, हमारे क्षेत्र का नाम है, कहीं हमारी उपस्थिति तो दर्ज है। ये गांव से सटा हुआ ये एक हमारे ही गांव का भूभाग है, मायापुर। ये मछुआरों का गांव है। ये मछलियां पकड़ते हैं। हवा इस वक्त काफ़ी तेज है, बारिश का मौसम है। भौरी जो है इस तालाब का नाम है। और हमारे यहाँ आपने लिट्टी चोखा खाया होगा। जो लिट्टी चोखा में से जो लिट्टी है, हमारे गांव में उस लिट्टी को भी भौरी ही कहा जाता है। और वो लिट्टी हमारे इस तालाब की तरह ही, वो भौरी हमारे इस तालाब की तरह ही स्वादिष्ट और सुंदर होती है। ये है बरतर, चुरिया गांव का खलिहान है ये आप देख रहे होंगे सामने। ये जो बरगद का पेड़ है, ऐसा कहते हैं कि ये तकरीबन 100 साल पुराना है। इसके साथ ही ये पकड़ी का पेड़ है, यह भी काफ़ी पुराना है। अब सिर्फ ये 2 ही पेड़ बचे हैं। इसके साथ आप देख रहे होंगे एक ये जामुन का पेड़ है। तकरीबन 20 साल पहले यहाँ पर एक बड़ा पेड़ था जामुन का, जिसके नीचे इस क्षेत्र में कुश्तियाँ लड़ी जाती थी, चीका खेला जाता था, कभी कबड्डी भी खेला जाता था। ये सब ज़्यादातर ठंडी के मौसम या सावन के मौसम में होता था। यहाँ पर खलिहान होने की वजह से लोग यहाँ पर अपने अनाज जमा रखते थे, यहाँ दबाते थे। ये काफ़ी पुराना क्षेत्र है गांव का। अब यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, बैठते हैं, गपशप करते हैं, लड़के खेलते हैं। यहाँ क्रिकेट भी खेला जाता था। जो जामुन का पेड़ कट गया है उसकी जगह पर यह पेड़ लगाया गया है, यह भी जामुन का ही है। यह चुरिया गांव का खलिहान है, बरतर। यह है हमारे गांव की फुलवारी। आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर पेड़ कट चुके हैं। कभी यहाँ पर एक छोटा मोटा जंगल हुआ करता था, जो ज़मीन की उपलब्धता की कमी की वजह से पेड़ों को काट दिया गया और अब वहाँ पर छोटे स्तर पे खेती हो रही है। ये है मेरे चाचा, रिटायर हो चुके हैं, और ये मेरा छोटा भाई है, और ये मैं हूँ, मेरा बेटा जो अभी गिर के आया हूँ। मेरे चाचा फॉरेस्ट अधिकारी थे। इन्होंने मुझे बचपन में पढ़ाया है। अब रिटायर हो चुके हैं।
नैनीताल में फॉरेस्ट अधिकारी के तौर पे कार्यरत थे। अपने आम के पेड़ों को देख रहे हैं। ये हमारे आम के पेड़ हैं। अभी तक हमने एक भी पेड़ को काटा नहीं है, इन्हें बचा के रखा हुआ है। जबकि अधिकतर गांव वालों ने अपने पेड़ों को काट लिया है और उसकी जगह पे खेती लायक ज़मीन बना दी है। यह हमारे गांव के 3 बगीचों में से एक मुख्य बगीचा है, फुलवारी। आदरणीय देवराहा बाबा हमारे गांव को प्रयाग भूमि कहते थे। प्रयाग भूमि से तात्पर्य उनका यह था कि हमारा जो गांव है वो 2 नदियों के संगम पे बसा हुआ है। पूरब की तरफ गंडक नदी है और दक्षिण की तरफ सरयू नदी है। इन दोनों के संगम पे हमारा गांव चुरिया बसा हुआ है। इसलिए आदरणीय देवराहा बाबा, पूजनीय देवराहा बाबा हमारे गांव को प्रयाग भूमि कहते थे। देवराहा बाबा के बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बड़ी पवित्र आत्मा थे। हमारे देवरिया के महान संत गिने जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इंदिरा गांधी सब उनके शिष्य थे। हमारे गांव का 200-250 साल पहले नाम था चौरिहा। चौरिहा का मतलब होता है वह विशेष स्थान जो चारों तरफ से नदियों से या पानी से घिरा होता है, उसे चौरिहा कहा जाता है। कालांतर में धीरे धीरे चौरिहा की जगह पर अपभ्रंश जो नाम है वो चुरिया पड़ा और ये चुरिया प्रसिद्ध हो गया। फिर इसे सरकारी मान्यता मिल गई इस नाम को। ये ब्रिटिश द्वारा रजिस्टर्ड हो गया। भारत सरकार ने भी इस नाम को ही आगे बढ़ाया। परिवार रजिस्टर में भी चुरिया ही नाम मिलता है हमें। यह हमारे क्षेत्र का सबसे आकर्षक और दिलचस्प क्षेत्र है। ये गंडक नदी है और ये सरयू नदी है, जिसे घाघरा के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों का संगम क्षेत्र यही है। गंडक नदी और सरयू नदी यहीं पर आके मिलती है। ये आप देख रहे होंगे, ये सरयू नदी है और ये जो है गंडक नदी है। गंडक नदी नेपाल से आते हुए यहाँ पर आके ख़त्म हो जाती है और यहाँ से आगे संगम होने के साथ साथ सरयू नदी को सहायक नदी के रूप में मिलते हुए ये आगे बढ़ जाती है। आपको यहाँ का सबसे दिलचस्प एक और चीज़ बता रहा हूँ। ये जो क्षेत्र है आप देख रहे होंगे, ताड़ का पेड़। ये जो ताड़ के पेड़ हैं ये आप सीवान जिला बिहार में है और ये जस्ट आप देख रहे होंगे ये है उत्तर प्रदेश का सीमा क्षेत्र। ये उत्तर प्रदेश की सीमा है, ये बिहार की सीमा है, ये हमारे गांव की भी सीमा है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और देवरिया जिला की भी सीमा है। ये बिहार की सीमा है। ये बिहार का सीवान जिला है। ये उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला है और ये जो है ये बलिया है। भारत में ये इकलौता क्षेत्र है जहाँ पर 3 जिलों की सीमाएं मिलती हैं, बलिया, सिवान और देवरिया। 2 नदियाँ मिलती हैं, गंडक नदी और सरयू नदी। 2 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, ये है बिहार और ये है उत्तर प्रदेश की सीमा। उत्तर प्रदेश यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और यहाँ से बिहार शुरू हो जाता है। नदी उस तरफ अगर आप जाते हैं तो आप बिहार में हैं और नदी इस तरफ अगर आप आते हैं तो आप उत्तर प्रदेश में हैं। देवराहा बाबा इस क्षेत्र को प्रयाग के नाम से उल्लेख करते थे, क्योंकि यहाँ पर सरयू नदी या घाघरा नदी कह लें, इसकी 2 जलधाराएं आके मिलती हैं और यहाँ पर गंडक नदी भी आके मिलती है। इन दोनों जलधाराओं और गंडक नदियों के संगम जो है वो प्रयाग जैसे पवित्र स्थान के तौर पे देवराहा बाबा इसका जिक्र करते थे। देवराहा बाबा हमारे लिए
बहुत ही आदरणीय और पूजनीय थे। देवरिया जिले के कोहिनूर थे। ये आप देख रहे होंगे नदी के बांध बना जा रहा है। ये मेरा फैमिली, मेरा बेटा छोटू, मेरा भाई और मेरे चाचा, हम सब बारिश के मौसम में यहाँ घूमने आते हैं। ये मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा क्षेत्र है। बारिश के मौसम में अक्सर मैं यहाँ पर आता हूँ क्योंकि यहाँ पर डॉल्फिन मछलियाँ देखने को मिलती है, मीठे पानी की डॉल्फिन मछलियाँ, जिसे स्थानीय स्तर पर सोंस कहा जाता है। यहाँ पर डॉल्फिन मछलियाँ बहुतायत में मिलती हैं। अभी तो फ़िलहाल नहीं दिख रही हैं, मगर अगर आप दिन भर बैठे रहें तो आपको 1-2 बार ऐसा अवसर आ जाएगा कि आपको मछलियाँ जल क्रीड़ा करते हुए आसानी से नज़र आ जाएंगे। यह क्षेत्र बहुत ही मनोरम है, बहुत ही खूबसूरत है। भारत में डॉल्फिन मीठी पानी की मछलियों के तौर पे, मतलब मीठी पानी की डॉल्फिन मछलियों के तौर पे यह इलाका प्रसिद्ध है। स्थानीय स्तर पे लोगों को डॉल्फिन मछलियों में कन्फ्यूज़न होता है तो उसे वो सॉस कहते हैं, सोंस। डॉल्फिन मछलियों को यहाँ पर सोंस के नाम से जाना जाता है। यह वो संगम क्षेत्र है। ये आपका गंडक नदी, यह आपकी सरयू नदी। ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा पानी गंदला नज़र आ रहा होगा। जो सरयू नदी है ये अयोध्या से आती है। हमारे गांव में ये जामुन के पेड़ है जो बांध के पास स्थित है, और ये अर्जुन के पेड़ है। हमारे गांव में अर्जुन और ये जो जामुन के पेड़ हैं ये बहुतायत में मिलते हैं। आयुर्वेदिक में अर्जुन के पेड़ और जामुन के पेड़ की बहुत महत्वता है। जामुन के पेड़ औषधि उपचार के लिए, खासकर डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो अर्जुन के पेड़ हृदय रोग के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं। ये हमारे गांव का बांध है जो जगह जगह से दरार आ चुकी है, तो इसको रिपेयर किया जा रहा है। यह हमारे गांव के सीमा क्षेत्र है। यह हमारे गांव की नदी है जो बाढ़ में यहाँ तक उसका पानी आ जाता है। बाढ़ के समय, बारिश के समय इस बांध में काफ़ी दरारें आ चुकी हैं, तो इस बांध को रिपेयर किया जा रहा है। ये मेरा नटखट बेटा है। बांध को रिपेयर किया जा रहा है ताकि बाढ़ के समय हमारे गांव को सुरक्षित रखा जा सके। 1997 में योगी आदित्यनाथ के गुरु अद्वैतनाथ जी हमारे गांव में पधारे थे। इसके बाद 2004 में वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ भी हमारे गांव में आए हुए थे। मूल रूप से हमारे गांव के जो निवासी हैं वो शिव भक्त हैं, शैवैश्य हैं। योगी आदित्यनाथ के संप्रदाय नाथ संप्रदाय से संबंधित है। हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य हैं। हमारे गांव के अधिकांश लोग नाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं, वे नाथ संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। योगी आदित्यनाथ हमारे गांव को बहुत प्यार करते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं, और हमारे गांव वाले भी उनको जी जान से चाहते हैं। हमारे गांव से थोड़ी ही दूर, लगभग 4 किलोमीटर दूर पर लार में उनका एक मठ है, जहां पर एक डिग्री कॉलेज भी है, जिसे सामान्य तौर पर मठिया कॉलेज कहते हैं। हमारे गांव में 4 खलिहान हैं। पूरब में बरतर है, उत्तर पट्टी में है, पश्चिम पट्टी में है,
दंतकिया सामान्यतः कहते हैं। दक्षिण में पोखर है। यह हमारे गांव का मुहान है। यह भी हमारे गांव का बगीचा है। हमारा गांव चुरिया। मुहान इसका नाम इसलिए रखा गया कि ये हमारे गांव के सीमा क्षेत्र पे पड़ता है। ये नदी के भी सीमा क्षेत्र पे पड़ता है। नदी के मुहान पे स्थित है, इसलिए इस बगीचे का नाम मुहान रखा गया है। हमारे गांव के कुल क्षेत्रफल या कुल ज़मीन की अगर हम बात करें तो 1600 एकड़ के आसपास हमारे गांव में चुरिया बांगर है और लगभग 500 एकड़ चुरिया खादर है। 4000 एकड़ के आसपास महाल मंजीरिया है, जिसे सामान्य तौर पे दीवार के नाम से जाना जाता है। यह हमारे गांव के दक्षिण भाग में सरयू नदी पार करने के बाद है। उत्तर प्रदेश के विकास में हमारा गांव भविष्य में बहुत बड़ा सहयोग करने वाला है। जिसमें महाल मंजीरिया की बात कर रहा हूं, जो 4000 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। हमारा गांव, अगर आप अयोध्या से चल के जनकपुरी तक आते हैं तो ये राम मार्ग के पास ही पड़ता है, लगभग मध्य में ही स्थित है। यह हमारे गांव का पोखर है। इस पोखर की वजह से ही इस पूरे बगीचे का नाम पोखरा है। ये हमारे गांव के दक्षिण भाग में स्थित है। काफ़ी मनोरम स्थल है। इस पोखरा को काफ़ी अब सुसज्जित कर दिया गया है। पहले यह अस्त व्यस्त स्थिति में होता था। यह क्षेत्र है पोखरा, हमारे गांव के दक्षिण में स्थित है। इसी पोखर के पश्चिम की तरफ स्थित है ये पवित्र स्थल सती मैया। अंग्रेजी शासन काल में इसी स्थान पर 7 सुहागिनों ने यहाँ पर सती प्रथा का व्रत लिया था। यहाँ पर वो सती हुई थी। ये घटना लगभग 200 साल पहले की है। यहाँ पर 7 सुहागिनों ने अपने पति के साथ सती हुई थी और यहाँ पर उनकी याद में यह पवित्र स्थान बनाया गया है। यह हमारे गांव के दक्षिण में पोखर में ही सटा हुआ है। हमारे गांव की ये ऐतिहासिक धरोहर है। लगभग 200-225 साल पहले की ये स्थल है। ये काफ़ी पवित्र माना जाता है। ये पोखर है। ये पोखर में स्थित सती माता का पवित्र स्थल। यह हमारे गांव का शिवालय है, शिव मंदिर। सबसे प्रसिद्ध और सबसे पवित्र मंदिर है हमारे गांव का। हमारे गांव के ठीक पश्चिम में ये स्थित है। सरयू नदी के तट पर ये स्थित है। अगर इसकी सही दिशा बात करें तो ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है, मगर इसके एक मान्यता के अनुसार इसे पश्चिम में ही माना जाता है। ये मंदिर का आंतरिक परिसर है। काफ़ी बड़ा भूभाग है। मंदिर के मंदिर के सामने नंदी, इस वक्त मंदिर बंद है। बारिश होने की वजह से ज़्यादा श्रद्धालु भी नहीं आए हैं।
यह शिव मंदिर है हमारे गांव का, शिवालय है। ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। यहाँ थोड़ी ही दूर पर बगल में सरयू नदी बहती है। है ना, सही है। यह है हमारे गांव के ठीक पश्चिम में स्थित समय माता का मंदिर। ऐसी मान्यता है कि पश्चिम दिशा से आई हुई सभी बुरी बाधाओं को माता जी रोक लेती हैं। हमारे गांव को किसी भी प्रकार की कठिनाई से जूझने से रोक लेती हैं। समय माता मंदिर यह हमारे गांव चुरिया के ठीक पश्चिम में स्थित है। इसके बगल में ही लोग, बच्चे सब हैं, वो यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं। हर साल क्रिकेट का आयोजन होता है। चुरिया प्रीमियर लीग का आयोजन इस ग्राउंड पे ही होता है। यहाँ लोग बैठ के माइक पे कमेंट्री करते हैं। और ये समय इस मंदिर के प्रति गांव के सभी लोगों की अगाध श्रद्धा है। हमारे गांव के लोग ब्रिटिश शासन में जमींदार थे। अवध शासन में भी जमींदार ही थे। धीरे धीरे जमींदारी प्रथा भारत सरकार के अधीन आने के बाद खत्म हो गई। हमारे गांव के कुछ रुचिकर स्थान हैं, जैसे गढ़ पर हमारे पूर्वज सबसे पहले आके रहे। उन्होंने अपना वहाँ गढ़ बनाया, इसलिए उस स्थान का नाम गढ़ है। गढ़ में इसलिए कह रहा हूँ, हमारे पूर्वज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अपने गांव चुरिया के पूरब पट्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ और गढ़ पर जो है वो पूरब भाग में स्थित है। हमारे गांव में एक बिचली पट्टी भी है, जो गांव के ठीक बीच में स्थित होने की वजह से उसका नाम बिचली पट्टी है। टूटा हुआ घर भी है जो बिखर के बना है। एक इलाका जो है वो छठे ही है। हमारे गांव के बंटवारे में वो छठे भाग उनको मिला था और उस क्षेत्र में वो लोग बस गए थे। इस क्षेत्र को छठई के नाम से भी जानते हैं। यह हमारे गांव का पंचायत भवन है, हमारे चुरिया गांव का मुख्य पंचायत भवन। तकरीबन 1.5-2 साल पहले ये बना था। इसके पहले हमारे गांव में पंचायत भवन नहीं था। देखिए काफ़ी खूबसूरत है। हम पंचायत भवन के अंदर जा रहे हैं। अभी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। कोविड-19 का वैक्सीनेशन है। ये अंदर हॉल है। ये एक यहाँ कमरा है। ये कमरा भी बंद है। वहाँ एक कमरा है। अभी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। यह हमारे गांव के शीतला माता मंदिर है। पंचायत भवन के ठीक बगल में स्थित है। यह भी हमारे गांव के पश्चिम में स्थित है, शीतला माता मंदिर। आप देख सकते हैं बारिश की वजह से ये माता जी हैं। ये हवन कुंड है। बारिश की वजह से तो बंद किया गया है।
मगर हमारे गांव के लोग इनमें काफ़ी श्रद्धा रखते हैं, इनकी हमेशा पूजा करते हैं। शीतला माता मंदिर। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हमारे गांव की बात करूं तो हमारे गांव में कुल 5 प्राइमरी स्कूल हैं, 2 मिडिल स्कूल हैं, 1 प्राइवेट मिडिल स्कूल है और 1 जूनियर कॉलेज है। पहले एक बालिका विद्यालय भी थी मगर अब वो बंद हो गई है, उसकी जगह पे अब को एजुकेशन होता है। एक आकर्षक चीज़ दिखाता हूँ। ये है हमारे गांव में तरकुल का पेड़। कुल संख्या लगभग 8 है। तरकुल मतलब ताड़। मैं बचपन में इन पेड़ों के ताड़ को खाया हूँ, ताड़ के फलों को खाया हूँ। ये हमारे गांव में सिर्फ यही है और कहीं भी नहीं है। ये 8 पेड़। अब ध्यान से देखेंगे, ये 4, ये 2, वो 1,